नमस्कार सुधीजनों। आज काफी दिनों के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं और आज का विषय ऐसा है कि यदि इस विषय पे आज मैं आपसे बातें न करता तो कहीं न कहीं मैं अपने आप में अपने आप को गुनाहगार महसूस करता। विषय ही आज कुछ ऐसा है। नेशनल डिफेंस एकेडमी देहरादून की चिटबुट हॉल की दीवालों पे 3 पंक्तियां लिखी हुई हैं सुधीजनों, और आज इन 3 पंक्तियों से ही मैं अपने बातचीत की शुरुआत करूंगा। बड़े गहरे निहितार्थ लिए हुए ये 3 शब्द हैं, 3 वाक्य हैं। इसमें पहला वाक्य है, और इसके पहले कि मैं ये तीनों वाक्यों के बारे में आपको मैं बतलाऊं, आपको ये बताता चलूं कि ये वो 3 वाक्य हैं जिनकी बुनियाद पे इंडियन आर्मी के लोग अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं। मेरी अपनी ये मान्यता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को और खास करके राजनेताओं को इन 3 वाक्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहला वाक्य है, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का सम्मान और राष्ट्र का कल्याण हमेशा प्रथम स्थान पे है। द्वितीय पंक्ति, सैनिकों की सुरक्षा, सैनिकों का कल्याण और सैनिकों का सम्मान हमेशा द्वितीय स्थान पे है। और वो तीसरा वाक्य जिसकी बुनियाद पे ऊपर के दोनों वाक्य टिके हुए हैं, अपनी सुरक्षा, अपना सम्मान और अपना कल्याण सदैव अंतिम स्थान पर है। राष्ट्र के 140 करोड़ जनसंख्या, जिसमें मैं भी शामिल हूं, जिसमें राजनेता भी शामिल हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं, जिसमें शिक्षाविद और शिक्षक भी शामिल हैं, अपने दिल पे हाथ रख के आप और हम सभी को यह सोचना चाहिए कि क्या ये तीनों वाक्य हमारे दिलों में इसी क्रम में है? अगर नहीं तो कहीं न कहीं राष्ट्र हित को क्षति पहुंचाने वाली व्यवस्था आपने अपने अंदर कर ली है। उसके लिए चाहे जो शब्द देना चाहें आप दे सकते हैं। चलिए एक सवाल से आज के इस विषय की गुत्थी को खोलता हूं। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं किस विषय पे बात करने के लिए आपसे आज मुखातिब हुआ हूं। किसी का पैर छूने वाला व्यक्ति बड़ा होता है या जिसका पैर छुआ जाता है वो बड़ा होता है? एक लंबी बहस इस संदर्भ में अक्सर चलती रही है। जाहिर सी बात है कि जो अहंकार से विरत होगा वही अपने श्रेष्ठ के पैरों को छुएगा। लेकिन इसके साथ यह भी ध्यान रखने योग्य है कि जिसका पैर छुआ जा रहा है वह व्यक्ति पैर छूने वाले से अगर श्रेष्ठ होगा तो ही उसका पैर छुआ जाएगा। और यह कई कारणों से हो सकता है। भाव की अत्यधिकता, भाव का अतिरेक, आप किसी के चरणों में झुकने के लिए बाध्य होते हैं। कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया के कई छोटे छोटे राष्ट्रों के समाप्त हो जाने की स्थिति पैदा हो गई थी, ऐसे में भारतवर्ष क्या कर रहा था वो अभी कुछ एक दिनों में पता चला, जब न्यू पापुआ के प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का चरण स्पर्श किया। वो चरण स्पर्श इसलिए नहीं था कि हिंदुस्तान एक बड़ा राष्ट्र है और वो एक छोटा राष्ट्र है। वह चरण स्पर्श इस भाव के अधीन था कि जब हमें कहीं कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी, हम अपनी जनता जो 93,000 की जनसंख्या है वो मरने के कागार पे पहुंच गई थी,
तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसा डिसीजन लिया था जिसने 93,000 लोगों के लिए 1,30,000 की वैक्सीन कोरोना की भेजी थी उनको। फिर तो बड़ा कृतज्ञ राष्ट्र ही होगा कोई व्यक्ति जो शब्दों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से या अन्य किसी विधा से अपनी कृतज्ञता उस देश के प्रति वो प्रकट न करे जिसने ऐसे मुसीबत के वक्त में उसका साथ दिया था। आज 1947 के बाद बहुत कुछ बदल गया है मित्रों। आज पूरे देश के अंदर एक ऐसा नैरेटिव चलाया जा रहा है जो तकलीफ पहुंचाती है। आप अगर किसी संदर्भ में राष्ट्रीय हित में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको एक पार्टी विशेष से जोड़ दिया जाएगा। क्या राष्ट्रीय हित में कोई कार्य करना या जो है किसी पार्टी विशेष का कार्य है? और मैं नहीं जानता कि विपक्षी पार्टियों को, बाकी लोगों को एक ऐसी चीज के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि शायद उन्हें पता ही नहीं होगा, और पता चल जाए तो कल से शायद कोई नया विषय वो ढूंढें अपने विरोध के लिए। आज भी भारतीय सेना के अंदर एनसीओ सिपाही अपने बड़े अफसर के लिए राम राम शब्द का इस्तेमाल करता है। आप इसमें भी बखेड़ा खड़ा करेंगे कि राम राम शब्द का इस्तेमाल सेना के अंदर क्यों होता है? कोई व्यक्ति राष्ट्रीय हित में अगर कोई कार्य करेगा तो क्या वो किसी पार्टी विशेष का कार्य कर रहा है? और विरोध करते करते आप उस स्थिति में जाके खड़े हो गए हैं जहां आपके विवेक की स्थिति ही समाप्त हो गई है। अब राष्ट्र का विरोध करने पे आप तुल गए हैं। और मैंने बोला कि अगर आज मैं न बोलता तो ये मेरे बोलने के लिए नाइंसाफी हो जाती राष्ट्र के प्रति। एक संसद भवन बनकर खड़ा हुआ जिसका उद्घाटन होने जा रहा है और 19 विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि हम सिर्फ इसलिए उसका बायकॉट कर देंगे कि राष्ट्रपति महोदया उसका उद्घाटन नहीं कर रही हैं। देश के अंदर बहुमत की सरकार का प्रधानमंत्री वो देश के अंदर कोई उद्घाटन नहीं कर सकता क्योंकि आप पसंद नहीं करते। किसी कार्य की क्रेडिट उसको नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आपको पसंद नहीं है। और मैं सुधीजनों, देश की 140 करोड़ जनता से मुखातिब होकर यह बात कर रहा हूं कि जरा सोचिएगा अपने मन के अंदर कि 1947 से चलती हुई आज की राजनीति किस बिंदु पे आके खड़ी गई हो गई है जहां पे कि अब पार्टियां पार्टी का विरोध नहीं कर रही हैं, व्यक्ति का विरोध कर रही हैं। क्यों भाई? ये इतनी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध पे खाली ये हट जाए, देश की सारी समस्या समाधान हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे से बाहर आ जाएगा, देश सुरक्षित हो जाएगा। खाली एक व्यक्ति, किस लिए भाई? फिर हम भी कुछ सवाल पलट के पूछना चाहेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र मात्र 24-25 साल हो और 300-400 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी हो, तो हमें भी सोचने पे विवश करता है यह सारा मैटर कि इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा उस आदमी के पास कैसे आया। एक शिक्षक अपनी सारी जिंदगी नौकरी करने के बाद भी वो इस हैसियत में नहीं, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो अपना मकान और जमीन खरीद के मकान बना सके। और आप साहब एक बड़े बाप के बेटे हैं, हवाई जहाज से पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं और टेम्परेरी नौकरी करते हैं। मैं ये जितने भी राजनेता हैं इनको मैं बोलता हूं कि ये टेम्परेरी नौकरी करते हैं, हम तो फिर भी परमानेंट नौकरी करके जो है अवकाश प्राप्त हुए। आप तो 5 साल हैं, कोई गारंटी नहीं अगले 5 साल होंगे कि नहीं होंगे, तो ये टेम्परेरी ही तो नौकरी हुई। और इस टेम्परेरी नौकरी से आप 400 करोड़, 300 करोड़, 250 करोड़ प्रॉपर्टी के आप मालिक हो गए और आप पूरे राष्ट्र को जो है ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। एक ऐसे साहब जो कि
पूरे हिंदुस्तान के सारे राजनेताओं को चोर कहा करते थे, और कोर्ट में कितनी बार उन्होंने माफी मांगी है इसके सबूत जाके आप यूट्यूब के ऊपर देख लीजिए। वो साहब जो अपने को आम आदमी कहा करते थे, उनके चीफ मिनिस्टर आवास के अंदर का वो पुनर्निर्माण हैरान और आंखें फाड़ देने वाला है। और वो शख्स बेशर्मी के साथ टीवी चैनलों पे आके कहता है कि हमारी मुफ्त की जो चीजों को देने की राजनीति है उसकी कॉपी कांग्रेस कर रही है, और कांग्रेस कर्नाटक में सफलतापूर्वक विजयी हो गई। ये राजनेता है। वो देहरादून की चिटगुड़ हॉल की दीवालों पे लिखे हुए वो 3 पंक्तियों में वो पहली पंक्ति कहां है? राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र का कल्याण सदैव प्रथम स्थान पे है। नीचे वाला आपने ऊपर कर लिया है। और अगर देश की संसद बन के तैयार हो, जो देश का गौरव है, आप सिर्फ इसलिए बहिष्कार करेंगे कि उस पर राष्ट्रपति महोदया क्यों नहीं उसका उद्घाटन कर रही हैं? चलिए जाइए, निकालिए भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद खोज के लाइए। कहां लिखा हुआ है कि इस तरह की किसी बिल्डिंगों को उद्घाटन करने का कोई जो है नियमावली बनी हुई है? बस प्रधानमंत्री न कर पाए। एक साहब तो इतने कमाल के हो तो कह रहे हैं स्पीकर साहब ही कर दें उद्घाटन तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा, मैं इन सारे विपक्षी पार्टियों से पूछ रहा हूं, अगर किसी गरीब व्यक्ति को लाकर उसका उद्घाटन करा दिया जाए, आपत्ति तो आपको तब भी होगी? शायद नहीं, क्योंकि तब आपको इस बात का सुकून मिलेगा कि अब राष्ट्रपति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब उद्घाटन नहीं कर रहे, अब तो आम आदमी कर रहे हैं, तो इस पे कोई बहस करने की आवश्यकता ही अब नहीं है। और सुधीजनों, जरा आप ख्याल कीजिएगा, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो राष्ट्रपति के लिए क्या क्या बोला इन लोगों ने। कांग्रेस के एक मिस्टर अधीर रंजन जी हैं, पहले बोल जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी जो है वो लैंग्वेज कुछ गड़बड़ है, इससे गलती हो जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्रपत्नी हो जाएगा लैंग्वेज की गड़बड़ी से। पूरे देश को बेवकूफ समझ रखा है कि चंद लोग जो मिलकर कहेंगे वही होगा। नहीं सुधीजनों, इसको ख्याल कीजिए, यह झगड़ा इस बात का नहीं है कि राष्ट्रपति महोदया उसका उद्घाटन करें। दरअसल यह झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि प्रधानमंत्री उसको उद्घाटित न करें। क्यों? अब तो यह नई बनी हुई संसद हजारों साल का इतिहास और गौरव समेटकर दिल्ली में खड़ी रहेगी। और फिर वो कहते हैं ना एक नारा जो लगता है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हिंदुस्तान तेरा नाम रहेगा। इस बात का डर है इन पॉलिटिकल पार्टियों का कि अब तो मोदी का नाम बहुत लंबे अरसे तक इस संसद भवन को बनाने के लिए जाना जाएगा, याद किया जाएगा। यह परेशानी है। अच्छा चलिए, आप उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात। क्या आपका स्टैंड यही रहेगा कि कल हम उस संसद में बैठेंगे भी नहीं? अभी तो राम मंदिर का अयोध्या में बिल्डिंग बनके तैयार होने वाली है। अब आप कहिए इस पूरी धड़ल्ले के साथ कि हम उस राम मंदिर के भी उद्घाटन में नहीं जाएंगे अगर बुलावा मिला। और वहां भी खोजिए किसको उद्घाटन करना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने फैसला दिया है, आपको तो ये कहना चाहिए कि अब सुप्रीम कोर्ट को जज साहब आके जो है उसका उद्घाटन करें। आप फिर कह सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदया को उससे उद्घाटन कराइए। चलिए, इसका एक आसान तरीका है, और जो मैं कहने जा रहा हूं उस ट्रैक पे सारे विपक्षी पार्टी चले भी गए।
बात बात पे आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इस पे भी आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। और सबसे विचारणीय बिंदु तो अब है सुधीजनों कि अगर 2 क्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट यह कह दे कि ये जो आपने प्ली दिया है ये प्ली मान्य नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई नियमावली नहीं है, स्पीकर ने आमंत्रित किया है और प्राइम मिनिस्टर उसको उद्घाटित करेंगे, बात सिर्फ इतनी सी है, तो आपके 19 दलों का ये एजेंडा, ये आपका एक्शन 140 करोड़ जनता के मन में कहां ठहरेगा? फिर क्या हालत होगी आपकी? लेकिन इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ऐसे तो कई बार केसेस आए जहां पे कि ये सारी चीजें हो चुकी हैं। राफेल के अंदर आपने क्या क्या इल्जाम सरकार के ऊपर लगाया और गवर्नमेंट ने वो सारे के सारे बंद लिफाफे में दे दिया कि एक राफेल की खरीद के ऊपर कितने खर्च आए, जबकि आप जानने को बहुत बेताब थे। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो कुछ है वो बिल्कुल करेक्ट है। कितनी बार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कितने लोगों को क्या क्या कुछ कहा और सुप्रीम कोर्ट ने आपको माफी मांगने के लिए बाध्य किया। और इस खेल में तो एक आदमी की संसद की सदस्यता ही चली गई, जो विदेशों में जाके भारत को ललकारते थे लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र समाप्त हो गया है। और यह बड़ी लंबी श्रृंखला है। कभी किसी फिल्म एक्टर ने भी कहा था कि मेरी पत्नी कहती है कि इस देश में, और फिर आज उसी बॉलीवुड के एक्टर के लड़के को जिसने गिरफ्तार किया था उस सीबीआई के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब इसे क्या कहेंगे? मैं सारे विपक्षी पार्टियों से कहना चाहूंगा कि राजनीति में भी आप तभी टिके रहेंगे जब राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख के आप कार्य करेंगे। और नए बने हुए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पे उसके उद्घाटन का बहिष्कार करके आप जनता के मन के अंदर कोई भी अपने प्रति सिंपैथी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उल्टी चोट पड़ेगी। अभी भी समय है, वापस आइए। अच्छे कार्यों के लिए आप पूरी गवर्नमेंट को भले क्रेडिट न देना चाहें, आप उसकी जगह यह कहिए कि भारत सरकार का यह कार्य बहुत अच्छा है और यह सबके लिए है, हम इसमें शामिल होंगे। वरना आने वाले इतिहास में अंडरलाइन करके यह लिखा जाएगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने राष्ट्रीय हित से विरत होकर एक ऐसा कार्य किया था जो कलंक के रूप में आपके ऊपर नाजिल होगा और आप सारी जिंदगी उस कलंक को धो नहीं पाएंगे। अब पुरानी संसद की चर्चा नहीं होगी। अब जब भी चर्चा होगी नई संसद की होगी, और आपने उसमें एक पन्ना टांक दिया है अपनी बदनामी का, और वह बदनामी का पन्ना आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। अभी भी वक्त है, इसको संभाल लीजिए, वरना ऐसे किए गए कृत्य ऐसे बदनुमा दाग के रूप में आपकी पार्टी के साथ मृत आत्मा की तरफ भटकते मिलेंगे, जो आपको चैन से सोने नहीं देंगे। राष्ट्रीय हितों पे आप भी बताइए खड़े होकर कि हम भी इस राष्ट्रीय हित में शामिल हैं। वरना अब आज के दौर की जनता 1947 की जनता नहीं है, यह युवा पीढ़ी है जिसको आप बरगला नहीं सकते। वह खूब समझती है क्या सही है और क्या गलत है। महंगा पड़ जाएगा यह खेल आपके लिए राजनीति के फ्लोर पे। और नंगा सच अगर कहा जाए तो नंगा सच यही है कि आपको न तो नई संसद से कुछ लेना देना है, न ही आपको राष्ट्रपति महोदया के द्वारा उद्घाटन करने से कुछ लेना देना है। आपका एकमात्र एजेंडा नरेंद्र मोदी को सिर्फ नीचा दिखाना है
और किसी तरह से 2024 के इलेक्शन में मिलकर नरेंद्र मोदी को हराना है। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को नहीं, क्योंकि आपका झगड़ा ही किसी पार्टी से नहीं है, आपका झगड़ा सिर्फ नरेंद्र मोदी से है। क्योंकि बहुत दिनों के बाद देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने देश को दुनिया के उस शीर्ष स्थान पे पहुंचा दिया है जहां दुनिया के लोग इस आदमी के पीछे पागल हैं। और अगर ऐसे ही ये बंदा कार्य करता रहा तो मुश्कें कस जाएंगी जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, और वो सभी लोग जो अभी तक एक ख्याली स्थिति पैदा करके देश की जनता को बेवकूफ बनाते थे, कुछ दिनों में जेल की सलाखों में जाएंगे। और मैं आज इस अवसर विशेष पे, किसी को पीड़ा होती हो तो पीड़ा हो, मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो मेरे अपने दिल की इच्छा है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले राजनेता का, जब मैं प्रत्येक कह रहा हूं तो इसमें सत्ता पक्ष बरी नहीं है, ख्याल रख लीजिएगा, सब शामिल हैं। एक नियम बनाया जाना चाहिए चुनाव आयोग के द्वारा कि जितने लोग चुनाव के लिए फॉर्म भरते हैं उनके उस फॉर्म के साथ पिछला जितना चुनाव उन्होंने लड़ा है वो फॉर्म भी टैग करते हुए उसे सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट इस बात की मॉनिटरिंग करे कि इस शख्स की प्रॉपर्टी 5 साल पहले कितनी थी और 5 साल के बाद कहां जाके फ्लक्चुएट कर रही है, और 4 से 5 गुना अगर वो फ्लक्चुएशन है तो ऐसे शख्स को कोर्ट में खींचे सुप्रीम कोर्ट, कहे ये स्रोत बताइए, और स्रोत न बताने के एवज में उनसे पूछा जाए कि क्यों ना आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए और आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए। आज देश की जनता और नौकरी पेशा लोग अपने पेंशन के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं सरकार से, और ये राजनेता दिन दूना रात चौगुना अपनी संपत्ति को कहां से कहां पहुंचाने में लगे हुए हैं। सोचिएगा सुधीजनों, और सबके खिलाफ होना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो और चाहे विपक्ष का हो। आज विपक्ष की हालत यह हो गई है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। सुन के हंसी आती है, क्या क्या मुद्दे हैं साहब। विदेश से बोला गया तो अडवाणी का करा लो, संसद भवन के उद्घाटन में हम इसलिए नहीं जाएंगे कि राष्ट्रपति से उद्घाटन करा लो। अब अगर जो है वो सरकार ये तय कर ले कि अब कोई एक आम आदमी दिल्ली का सड़कों पे रिक्शा चलाने वाला उसका उद्घाटन करेगा, तो क्या विपक्षी पार्टियां फिर भी डटी रहेंगी कि नहीं राष्ट्रपति से कराइए? वो आम आदमी कौन होता है उद्घाटन करने वाला? इन कुतर्कों की कोई उम्र नहीं है और इन कुतर्कों से आप कुछ नहीं कर सकते। और कुतर्कों को तो हम लोगों ने देखा। सुधीजनों, आपको याद दिलाऊं, एक शख्स थे जो घूम घूम के देश में कहा करते थे कि जब उनसे शराब घोटाले के ऊपर कोई सवाल पूछा जाता था तो वो कहते थे कि हमारी शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूं कि पत्रकार कभी उनसे ये सवाल पूछें कि हुजूर, जब आप सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब आपसे ये सवाल किया कि जब आपकी शराब की बिक्री बढ़ गई दिल्ली में तो आपका राजस्व कैसे घट गया, तो क्या इसका उत्तर आपने सुप्रीम कोर्ट में दिया था जज साहब को कि साहब हमारी शिक्षा नीति बहुत अच्छी है? ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए इनके डायलॉग कुछ और है और अंदर के डायलॉग कुछ और है। वो देखा ना आपने, कैमरा नहीं जा पाया चीफ मिनिस्टर के आवास में, और जब वो शीश महल की कहानी बाहर आई
तो भाई साहब आज तक बोलने से भाग रहे हैं। उस चैनल के जो है संवाददाता को जो है हर तरह से उत्पीड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः अपनी बात को समाप्त करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे देश का वो कौन सा नागरिक है जो कहता है कि हम राष्ट्रीय हित में कोई काम होगा तो उसका विरोध करेंगे? तो फिर तो उसकी चरित्र, उसकी वल्दियत पे हमको शक होगा। राजनेता तो राष्ट्र का ही विकास करने के लिए जाते हैं ना। राष्ट्र का मतलब 140 करोड़ जनता की सेवा करने के लिए वो जाते हैं, न कि अपने मंतव्य को पूरा करने जाते हैं। और आपके मुद्दे अब ये होंगे, आप टीवी चैनलों पे चिल्लाते रहते हैं महंगाई का मुद्दा है फलाना, जब इलेक्शन आता है तो ये मुद्दे आपके गायब हो जाते हैं। आप चुनाव हार के जो है फिर चले जाते हैं विपक्ष में और फिर टीवी चैनल पे आके कहते हैं मुद्दा तो बेरोजगारी का है, तो क्यों नहीं उठाया? किसने तुमको बोला था कि मत उठाओ? मैं फिर एक बार इन विपक्षी पार्टियों से सामान्य नागरिक के रूप में हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं, बहुत बड़ी भूल आप करने जा रहे हैं संसद के उद्घाटन में शामिल न होके। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा और सच तो है 140 करोड़ की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आप चाहते हैं कि हम करके देखें, करके देख लीजिए। 2024 का रिजल्ट आपके आंखों का भ्रम मिटा देगा। जय हिंद, भारत माता की जय।